अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नई सुबह, नया आज़म, बहुत सारी नई खबरें और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। हम जब कहते हैं ना कि नया दिन है तो यकीन करें कि हम खुशी के साथ कहते हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम का जब आगाज़ कर रहे थे और पिछले 2-3 दिन से जो खबरें सामने आ रही थी वो इतना हमें दुख में मुब्तला कर रही थी, इतना हमें अफसोस में मुब्तला कर रही थी कि ये हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मुझे बड़े अफसोस के साथ इन अल्फाजों से अपना प्रोग्राम खोलना पड़ रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बलूचिस्तान में लापता आर्मी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। कोर कमांडर सरफराज अली समेत 6 ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए हैं और अहले खाना से हम ताज़ियत करते हैं। यकीनन जो हमारे अल्फाज हैं वो उनके गम को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं, लेकिन दुख की इस घड़ी में समा की पूरी टीम, नया दिन की पूरी टीम, मैं और फैसल अहले खाना के साथ खड़े हैं। बेशक ये मनाजिर भी देख रहे हैं, यही वो जगह बताई जा रही है जहाँ से हेलीकॉप्टर का ये मलबा मिला था। आगे बढ़ते हैं और कुछ अगर सियासी बात की जाए कि शो में आज क्या कुछ होगा तो ना साफ चली और ना ही शफाफ चली। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया। इमरान खान का फंड्स दुरुस्त होने का बयान हलफी गलत करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फंड्स जब्त करने का शोकस नोटिस जारी कर दिया है। सो अब ये देखना ये है कि जो डिक्लेरेशन की बात हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि हुकूमत के पास ये इख्तियार है, सो हुकूमत के पास अगर ये इख्तियार है तो हुकूमत अपना ये इख्तियार कैसे यूज़ करती है और कब यूज़ करती है ये अब आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि जो कल फैसला आया उसके लास्ट में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अब ये चीज़ विफाकी हुकूमत के सपोर्ट कर दी और ये बाकायदा लिखा गया है। फैसले के लास्ट में ये लाइन लिखी गई है कि अब फेडरल गवर्नमेंट इस मामले को देखे। सो अब क्या देखती है फेडरल गवर्नमेंट ये अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। झूम जाएं सड़कें, देखो तो दिमाग घूम जाए। अब आप कह रहे होंगे ये क्या बात है, ये कौन सी सड़कें फैसल, ये कहाँ की सड़कें हैं? जब आप जाते हैं तो आपका दिमाग क्या, आपका जिस्म का एक एक अंग घूमना शुरू हो जाता है। की हो सकती है घूमना, दर्द करना और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। कराची पुराने दर्द निकल आते हैं आप। हाँ, ये भी एक है कि जो पुराने जख्म हो चुके होते हैं ना वो भी नए हरे हो जाते हैं। तो मौसम तो बहुत सुहाना है कराची का, लेकिन जा आप नहीं सकते कहीं। क्योंकि अहम तरीन शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। और मैं एक हफ्ते में शो में तीसरी बार ये शायद लफ्ज़ इस्तेमाल करने या ये लाइन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ऐसा लगता है खुदा न खासा किसी ने बमबारी कर दी है। शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने सीवरेज लाइन का मरम्मती काम जारी है। तो किसको कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंस के लिए माजरत, तरक्याती काम जारी है और ये चल ही रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम ऐसे में दरम बरम हो गया है। एंड इसके अलावा जो सिंध हुकूमत है शहर में करोड़ों रुपए की बसेस तो ले आई है, लेकिन इन सड़कों पे चलेगी कैसे? महक, हमने ये रेज किया था इशू। आप बस ला रहे हैं, लेकिन सड़क कहाँ है? तो सड़क है ही नहीं। अब जब सड़क ही नहीं होगी तो बस पता नहीं क्या हवा में उड़ेगी, सबद से बाहर है। नुकसान से बचने के लिए पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 मुख्तसर कर दिया गया है। सिंध हुकूमत और कर भी क्या सकती है, बातें करती है, दावे करती है, रूट बदल देती है, लेकिन इसके अलावा होता कुछ नहीं। किस सड़क का क्या हाल है ये आज हम आपको बताएंगे। ये अब हम आपको इसलिए डेली बेसिस पे कराची के बारे में बताते हैं। कराची बहुत बड़ा मुआशी हब है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर बसने वाले जो हैं वो डिफरेंट जगहों से लग रहा है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी या अफ्रीका का मुल्क जिबूती लग रहा है। ये हालत है, आपने देखा होगा वो वाला ये अंदाजे से आप देख लें अभी वहाँ पे क्या कोई रवांडा लग रहा है, ये क्या जिबूती लग रहा है। ये हालत है जो शहर है जिबूती। आप ये सड़क देख लें, ये कोई एक सड़क है, गरबी हो शर्की हो कोई भी हो। ये PIB कॉलोनी, अरे PIB कॉलोनी जिससे शदीद प्यार है, मोहब्बत है सिंध हुकूमत को या बल्दियाती हुकूमत को, बनती नहीं है यहाँ पे सड़क। सालों से ऐसे ही है, सालों से ये ऐसे ही है। जमशेद क्वार्टर वाली जहांगीर रोड, और आई थिंक सालों तक ये ऐसी रहेगी। और आपको पता है ये जमशेद क्वार्टर जो है ये कितनी ज़्यादा तारीखी अहमियत का हामिल है। ये शो में आपको चल के भी बताएंगे, क्योंकि बारिशें जो इस वक्त चल रही हैं, बलूचिस्तान का थोड़ा सा हम रुख करें तो यहाँ बारिशों से बहुत तबाही है, कई जानें जा चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशें इस वक्त हो रही हैं। और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तूफ़ानी बारिशों के अलावा सवाबी के नदी नालों में तोगयानी है, सड़कें डूब चुकी हैं। शाहराह कराकरम पर हवेलिया अयूब
लूप पुल का एक हिस्सा बैठ गया है, जिससे आमदोरफ्त में मुश्किलात है। सो वो लोग जो कि विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, प्लीज़ मत जाएं, अभी मौसम नहीं है ऐसा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और सियासी माहौल की बात करते हैं और उस फैसले की बात करते हैं जो कि कल आया और हमने देखा कि काफ़ी सारी हलचल मची है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ममनुआ फंडिंग केस में मुल्क इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएंगे। वजारत दाखिला की जानिब से मामला वफाकी काबीना के इजलास में रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वैसे। बिल्कुल। और हुकूमत की इत्तेहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ। ऐसे में PTI ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने मुशावरत के बाद केस के फैसले पर कानूनी और सियासी कमेटीज़ कायम कर दी है। कमेटीज़ आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। इजलास आज भी जारी रहेगा। तो ये वो तमाम तर हैपनिंग्स हैं कल के फैसला आने के बाद। अब देखना ये है कि हुकूमत का इस पर स्टेप क्या होगा, क्योंकि हुकूमत का जो रद्द अमल और उसका जो आगे आने वाला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन दूसरी तरफ का स्टेप क्या है वो तो देखें ना। जो नारा था वो यही था कि साफ चली शफाफ चली, लेकिन ये जो चली है और अब जो नई हवा चली है इसमें क्या होने वाला है। PTI पर ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ये फैसला सुनाया है। इमरान खान को गलत बयान हल्फी जमा कराने का मुर्तकिब ठहराया गया है। ममनुआ फंड्स जब्त करने से मुतालिक शोकस नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़े मुकदमे में बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने वाली जमात करार। अकबर एफ बाबर के PTI पर नाजायज फंड्स लेने के इल्जामात साबित हो गए। चेयरमैन PTI के फंड्स दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट गलत निकला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 रुकनी बेंच का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि स्टेट बैंक से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक PTI ने सिर्फ 8 बैंक अकाउंट जाहिर किए, मजमूई तौर पर 16 अकाउंट छुपाए। 13 अकाउंट PTI की आला क़यादत ने खुलवाए मगर उनसे लाताल्लुकी जाहिर की गई। अकाउंट जाहिर न करना PTI की जानिब से आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत हैं। इमरान खान के सर्टिफिकेट स्टेट बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। फैसले में 351 गैर मुल्की कंपनियों और 34 अफराद से मिलने वाली फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया है। इनमें वोटन क्रिकेट, ब्रिस्टल सर्विसेज के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो काज नोटिस जारी किया है कि क्यों ना ये तमाम फंड जब्त कर लिए जाएं। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो कानून के मुताबिक इकदाम करे और ममनुआ फंडिंग का केस वफाकी हुकूमत को भिजवा दे। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाकर सियासत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी साफ थी, इलेक्शन कमीशन के फैसले से वाज़ेह हो गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ऐसे में कहते हैं कि साबित हो गया इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे थे। तमाम इत्तेहादी जमातें सबसे बड़ी चोरी सामने आने के बाद इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करने में किरदार अदा करें। जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं, आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ। थोड़े से मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ और सारा बैंक बैठ गया। उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। ये कुछ खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा, सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी शरंगेजी को अब हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया, हमारी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मैशत को तबाह करके रख दिया इस बंदे ने। ये बंदा जो है ना ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से मिलने वाली ममनुआ फंडिंग में सबसे बड़ा हिस्सा अबराज ग्रुप ने डाला।
इलेक्शन कमीशन ने बरतानिया में गिरफ्तार आरिफ नकवी का कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट में दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुजरिमाना धोखाधड़ी में मुलव्विस कारोबारी शख्स आरिफ नकवी की कंपनी से एहतियात लेने का मुर्तकिब करार दिया। फैसले में अबराज ग्रुप के मालिक की बरतानिया में गिरफ्तारी और अमेरिका में मुकदमात का भी हवाला दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सामने वोटन क्रिकेट लिमिटेड से फंड्स की पाकिस्तान मुंतकिली के सबूत रखे। पीटीआई ने आरिफ नकवी का दस्तखत शुदा बयान हल्फी फराहम किया। अबराज ग्रुप के मालिक ने तस्लीम किया था कि उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात में होते हुए $21,21,500 के एहतियात जमा करने में रजाकाराना तौर पर हिस्सा डाला, जो कि मुत्तहदा अरब अमारात के कानून की खिलाफ वर्जी है। आरिफ नकवी और पीटीआई ने ये नहीं बताया कि ये फंड्स किसने दिए। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने दुबई में रजिस्टर्ड ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से $49,965 हासिल किए। उसे स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड ई प्लेनेट ट्रस्टीज से $1 लाख मिले। तहरीक इंसाफ को अमेरिका से $2,52,500, बरतानिया से $2,79,000 और £7,92,000 की गैर कानूनी फंडिंग हुई। कनाडा से $35,81,186, ऑस्ट्रेलियन कंपनी अनवर ब्रदर्स से $6,79,000 पीटीआई को मिले, जो ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो आया है तमाम का तमाम तर मामला, इस पे आपकी क्या राय है? आप जो ईमानदारी का और आपको जो तमगा मिला सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट से कि आप सादिक और अमीन हैं, मेरे ख्याल में तो वो लिबादा अब बिल्कुल खत्म होकर नंगे खड़ा कर दिया है उन्होंने लाके। क्योंकि जो इन्होंने डिक्लेरेशन दिए थे, जो मुसलसल ये अपने जो एसेट्स और का डिक्लेरेशन आईनी यानी आर्टिकल 17(2) के तहत जो है पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के देते रहे हैं, वो एक एक करके उसका जो है वो धज्जियां उड़ा के जो है इलेक्शन कमीशन ने रख दी हैं और शवाहिद और सबूतों के साथ उन्होंने। और 8 साल पर मुहित जो इतना लंबे अरसे पर इंक्वायरी हुई, जिसको इन्होंने बहुत कोशिश की कि हर जतन इन्होंने इस्तेमाल किया कि उसको जो है रोका जाए, किसी तरीके से इसको मौखिर किया जाए, इंतवा किया जाए, इसको दफन किया जाए, इसको जो है मुनहदम कर दिया जाए, ताकि ये जो है सफाई हस्ती से ये इंक्वायरी ही मिट जाए और इसका जो है कोई फैसला ना आ पाए। 8 साल बाद आया और 3-4 साल तो इनको जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसमें भी जो है इनको खंगाला गया। फिर स्क्रूटनी कमेटी की इनको रिपोर्ट दी गई, तकाबल कराया गया, फिर उस पर जो है सैकड़ों तारीखें लगी, जो है ये तारीखें लेते रहे कि हम इसका दिफा करते हैं, हम इसका जवाब देते हैं, हम इसकी तरदीद करते हैं, तकरीब करते हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने कोई ऐसा इनको मौका नहीं दिया इलेक्शन कमीशन और हाई पावर्ड स्क्रूटनी कमेटी ने। स्टेट बैंक ने भी फिर इनके उन की तस्दीक की, जो देखिए 351 यानी 351 फॉरेन कंपनीज हैं। फॉरेन कंपनी से ये एक ढेला नहीं लेने की जो है रवादार हो सकती। कानून में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की आर्टिकल 6 में वाज़े तौर पर मुंदर्ज है कि आप किसी जो है कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, इंडिविजुअल से ले सकते हो। कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के साथ, पार्टी के साथ आ सकता है जब वो इक़्तिदार में आए। और उसका शासनामा हमने देख लिया। इबराज ग्रुप का जो नकवी साहब को माशाअल्लाह इन्होंने जो 2.1 बिलियन दिए वूटन क्रिकेट क्लब के जो खाते में, और फिर जो है हमारे एक दोस्त मुल्क के एक यूएई के एक अभी इस वक्त भी वो काफी मौसर और मिनिस्टर भी हैं, उनसे 1.1 बिलियन लिया फॉरेन। और क्या होता है मुझे एग्जैक्टली खोसा साहब, यही हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज फॉरेन। अगर ये जो कल हमने देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया, अगर ये पीटीआई कह रही है कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था, तो फिर ये क्या है? हमें ज्वाइन कर चुके कुंवर दिलशाद साहब भी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आप। कुंवर साहब प्लीज फरमाएगा, जो कल हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला आना और फैसले के लास्ट में फेडरल गवर्नमेंट को ये कहना कि अब आप इस मामले को देखें, कल का आने वाला फैसला आप किस तरह से देखते हैं? कोई झोल नजर आ रहा है आपको?
देखिए जी, हर सियासी पार्टियों के अपने में मफादात होते हैं। उन तमाम डिफेंस पार्टी जैसे भी इनकी पूरी चीजें काम करती है। जो फैसला जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इसके तमाम जो मनफी पहलू और पॉजिटिव पहलू उसका गौर खोज करेगा। आज एशियन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फराइज पूरे कर दिए। जो 8 साल से ये मुकदमा चल रहा था, तो मैं तो कल का सुनने के बाद, फैसला आने के बाद मेरी बड़ी हैरानगी हुई। इमरान खान साहब ने इस मुकदमे को रोकने के लिए 5 साल तक मुख्तलिफ अदालतों से स्टे लेने की क्या जरूरत थी? तो शुरू में पहले सारी जो है इसको अपने मंत्री इंतजाम तक पहुंच जाता तो खत्म बात हो जाती, लोग पहुंच जाते। नेक्स्ट इलेक्शन भी आ गए थे 2018 में। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई यार। अभी चंद हफ्तों पहले भी इस फैसले को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दफा गए। इसमें तो कोई सारा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने करना है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो किसी पार्टी को कानून करार देने की इख्तियार नहीं है। उनके पास एक ही है कि वो जो ममनुआ फंडिंग का फैसला कर दिया, ये साबित कर दिया इस पार्टी को फॉरेन एडेड भी आई है, ममनुआ फंडिंग भी आई है और बाकी मुल्कों के इदारों ने भी इनको पैसा दिया है जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ये सारे फैसले तो गैर आ गए, फैसला रिपोर्ट भी आ गई, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेश जाएगा। इसके बाद ममनुआ फंडिंग केस है, वो नेशनल कमीशन पाकिस्तान ने शो का नोटिस दे दिया। इमरान खान इसका जवाब नहीं दे रहा, 3 साल गुजर जाएंगे तो वो खत्म, मामला खत्म हो गया। अब दूसरा मामला ये रह जाता है कि वफाकी हुकूमत इंतहाई माशी लिहाज से, नादारत की सूरत हाल से और अपने अंदरूनी इख्लाफात पर इस कदर गिरी हुई है कि उन्होंने चंद दिनों में स्टेटमेंट देने के बाद इस केस को खत्म कर देना, खामोश कर देना, बयान के निश्चित बयान देते रहेंगे और आपके मीडिया में जीवन बनता रहेगा। उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन नेशनल कमीशन पाकिस्तान ने उनको खबरदार किया है कि आप आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करें। बिल्कुल। सारी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। कुंवर साहब और लतीफ़ खोसा साहब, आप दोनों ने हमारे, क्योंकि बड़ा ये अहम मामला है, एक ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं और इस मौजू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कुछ टेक्निकलिटीज़ पे भी बात करेंगे और आगे सियासी सूरत हाल क्या बनने जा रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर आपको नज़र में खुश आमदेद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसके हवाले से कल एक बड़ा फैसला आया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं और इसके अलावा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। कुंवर दिलशाद साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ममनुआ फंडिंग एक चीज़, फॉरेन फंडिंग एक चीज़, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? क्योंकि ममनुआ फंडिंग तो मुल्क के अंदर से भी अगर किसी गलत ज़राए से आप करें तो वहाँ से भी हो सकती है। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी कि फॉरेन फंडिंग गैर ममनुआ भी हो सकती है। ज़रा थोड़ा सा हमें इस टेक्निकली क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, ये मसला जो बड़ा टेक्निकल उठाया होता है वकला ने, ये वकला की या जब पार्टी के जो तर्जुमान होते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो फॉरेन फंडिंग में, ममनुआ फंडिंग में कोई फर्क नहीं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का मामला आया है उसमें यह है कि इसमें ममनुआ फंडिंग भी आ गई, ठीक है, और उसमें ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जिस तरीके जो पाकिस्तान की शहरी नहीं है, फॉरेनर है, इंडियन शहरी हैं, बाकी ममालिक के शहरी हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश की है, वो ममनुआ फंडिंग आ गई। लेकिन जिसमें जो UAE के मिनिस्टर मुबारक निहाल ने जो 20 लाख डॉलर जमा कराए और आरएफ नकवी ने 20 लाख डॉलर जमा कराए, वो इंडियन अपने क्रिकेट के सिलसिले में, वो ये आती है फॉरेन कंट्री, फॉरेन फंडिंग आ गई, बिना कंट्री फॉरेन फंडिंग भी आ गई, जिन्होंने बाकायदा इन प्रिंसिपल बाकायदा पाकिस्तान PTI में इन्होंने अपना बैंक अकाउंट के जरिए पैसा भिजवाया, ये आती है फॉरेन फंडिंग। और बाकी जहाँ से लोगों से पैसे वसूल किया ममनुआ फंडिंग, दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, जितने जो बाहर से कंपनी है, 354 कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनियां हैं, वो जितना पैसा फॉरेन उन कंपनियों के जरिए जो पाकिस्तान में पैसा आया वो सब फॉरेन तस्वर किया जाएगा। ये फॉरेन, और एक हमारा जो कानून है उसमें ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन सोर्सेज और नीचे लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड। तो ये सब चीजें एक ही मामला है, सारा इसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है जो ममनुआ फंडिंग जब्त कर देगा जब सरकारी तौर पर, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होने हैं। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत ने तो सिर्फ अपनी एक वफाकी काबीना में इजलास बिठा के एक इन्होंने थोड़ा सा एक
होना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इधर कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है, कहीं रेफरेंस नहीं भेजना, ये सारे सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन में या पब्लिक को ओपिनियन खराब करने के लिए। उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। सही। अच्छा कुंवर साहब, कथा कलामी की माजरत, एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा सर, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा। जैसे कि कल जो फैसला आया है उसके बाद प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, 7 से 14 या 15 दिन का वक्त होता है जिसमें अगर पीटीआई अपनी दस्तावेजात सामने ले आती है, ये जमा करा देती है, तो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला वापस लेगा। सर ये सही है? नहीं, फैसला वापस नहीं लेगा, उसके साइड इफेक्ट होगा, पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख करेगा। ओके, सही। उस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है और जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो वापस ले लेगा, उस पार्टी का सिंबल वापस ले लेगा। और इसके बाद ये है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात। बाकी इमरान खान ने जो गलत बयानी की है, जो उसने अपना तस्दीकनामा जो है वो हकीकत के खिलाफ था, उसके बाकायदा उन्होंने लिखा कि इसमें ममनुआ फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसको करप्ट प्रैक्टिस के तहत इमरान खान को गलत बयानी हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में एक अलहदा उनके खिलाफ एक केस दाखिल करवाएगा। लेकिन नाहल नहीं होंगे इमरान खान इस तरीके से, बाकायदा करप्ट प्रैक्टिस के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा सेक्शन 167 के तहत अगर इलेक्शन कमीशन आगे जाए। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत इस आर्टिकल 17 का जो जिक्र किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस पार्टी को कारगर करार देने के लिए रेफरेंस दाखिल कर देती है, तो फिर एक बहुत बड़ा जो है मामला सियासी और कानूनी बहरान पैदा हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी वो हतमी आखिरी करेगी और वो साबित कर देगी, इलेक्शन कमीशन ने साबित कर देना है कि फॉरेन फंडिंग भी आई है, ममनुआ फंडिंग भी आई है। उसका जजमेंट इलेक्शन कमीशन की बहुत जाम है। और फिर वहाँ एक और बड़ी अहम बात है, अकबर बाबर उसके मुद्दई बनेंगे, इलेक्शन कमीशन मुद्दई नहीं बनेगा, वो तो अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। लेकिन इसका जो मुद्दई बनेगा अकबर बाबर, तो वो इसके अलावा भी बहुत अहम डॉक्यूमेंट पेश करेगा जो उसने इलेक्शन कमीशन में पेश की थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये हमारी टर्म और रेफरेंस के तहत हम इसको नहीं ले सकते, हम तो वही काम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने हमें गैर जारी किया। कुंवर साहब, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेश करेंगे, फिर इस पार्टी के लिए डबल सर बनेंगे। अच्छा कुंवर साहब, ये जब तक ये तमाम, क्योंकि असद उमर साहब ने भी कहा कि जी हम पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, तो जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और वहाँ से कोई फैसला आता है, उस वक्त तक पीटीआई की पार्टी स्टैंडिंग क्या रहेगी? ये दिक्कत रहेगी। देखो उसमें हमारा एक कानून लिखा, अगर इस हुकूमत में अगर ये अपने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रेफरेंस दाखिल कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन में फैसला करना है। आप इसको ज्यादा लंबा नहीं, लिखा हुआ आइन में लिखा हुआ, कानून में लिखा, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना होगा। और अब ये जो हमारा हुकूमत है ये अपने जब से 2 दिन में 4 दिन में एक हफ्ते में जो अपना रेफरेंस भिजवाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन में फैसला करना है। और इसके वो फैसला के इसको रिजेक्ट भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नियम, ना ये बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर खामियां हैं या कोताहियां हैं, वो खारजी हुकूमत पाकिस्तान के रेफरेंस को वो रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसने काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे, उसका हक बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो लेकिन एक पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर इमरान खान साहब का बहुत बड़ा बिल्डअप हो जाएगा, बड़ा शानदार हो जाएगा। इनाम के तमाम जो है फैसले इलेक्शन कमीशन के भी हुकूमत के भी वो बस बेटी पर मबनी थे, तो आवाम ये महसूस करेगी, जिसकी बना पर फिर जो है फायदा पहुंचेगा इमरान खान को। तो यहाँ हुकूमत को सोच समझ के अपनी अच्छी टीम के साथ तमाम डॉक्यूमेंट के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की गलती ना करे। ठीक है कुंवर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। चलिए जब जरा आगे बढ़ते हैं और बात बलूचिस्तान के हवाले से और लापता आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के हवाले से जिसका मलबा मिला है विंदर से। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समैच है, फौजी अफसरान और जवान शहादत के अजीम मनसब पर फाइज हो गए हैं। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया है। सुमेरा खान की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पे गुफ्तगू भी करेंगे। पाक फौज के 6 बहादुर अफसरान और जवानों ने अपनी जाने मादरे वतन पर वार दी। अस्करी तर्जुमान ने फौजी हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे में 12 कोर के कमांडर और उनके 5 साथियों की शहादत की तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब ज़द्दगान की इमदाद के मिशन पर थे। ISPR के आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला के करीब मूसा गोट विंदर से मिला। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। शोहदा
में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अलावा DG कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, कमांडर इंजीनियर बारा कोर ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मावन पायलट मेजर तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। लहू की दस्तक से इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अंदाज़न से गुफ्तगू करने के लिए। यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया है, इस पर भी हम आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। और इसके अलावा जिस काम के लिए ये लोग गए थे वो काम भी बड़ा इस वक्त मुश्किल है, रेस्क्यू, रिलीव, द आफ्टरमाथ जो कि फ्लड है। एंड इनफैक्ट सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है और आगे भी रेंस की पेशन गोई। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है, योर कमेंट्स ऑन दैट। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। प्लेजर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला जितने शोहदा हैं इनको वरीक रहमत करे और इनके लवाकिन को सब्र दे। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जी। और जैसे कि आपको पता है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो एक नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से बहुत ख़राब है। और आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन पे पिछले काफ़ी दिनों से जो 12 कोर है, यानी जो हमारी सॉदर्न कमांड है जिसको जनरल सरफराज कमांड करते थे, वो पूरी तरह से डिप्लॉयड है, मोबिलाइज हो चुकी है। और रेस्क्यू, रिलीफ और जो उसका थर्ड फेज़ अभी होगा, जब ये फेज़ थोड़ा सा आगे जाता है, रिहेबिलिटेशन, तो उसमें भी ज़ाहिर है वो हिस्सा लेंगे। तो इस सारे उसके अंदर जो थे वो बेसिकली जो जनरल सरफराज थे वो पूरे इस रीजन को मॉनिटर कर रहे थे और वो डेली डिफरेंट जगहों पे जाते थे और वहाँ पे जो भी प्लान्स के मुताबिक जो रिहेबिलिटेशन के लिए, जो लोगों की रिलीफ के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए जो भी एफर्ट्स जहाँ पे दरकार होती थी उसको मॉनिटर कर रहे थे। अब देखने की बात यह है, देखें कि एक्चुअली आर्मी की जो एफर्ट्स थी वो दो सेक्टर्स में तो बहुत ज़्यादा थी और इमीडिएट थी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की को फ़ौरन बहाल करने के लिए, जिसमें इंजीनियर्स जो थे वो पूरी तरह से डिप्लॉयड थे। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ब्रिगेडियर खालिद जो कि कमांडर इंजीनियर हैं 12 कोर के, वो भी इनके साथ थे और उनको साथ ले जाके ये खुद जगह पॉइंट आउट करते थे कि कहाँ ब्रिज की इमीडिएट ज़रूरत है, कहाँ रोड नेटवर्क, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है बाकी मुल्क के साथ, पर्टिकुलरली सिंध के साथ, कराची के साथ, वो बलूचिस्तान की फ़ौरन बहाल करनी थी। इस तरह जो कोस्ट गार्ड के कमांडर थे जनरल अमजद, जो जनरल बन चुके थे लेकिन अभी रैंक नहीं लगाया था, वो भी उनके साथ थे और वो ये सारा कुछ एक बहुत कम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉनिटर कर रहे थे। अगर आप इस क्लाइमेटी को देखें तो ये क्लाइमेटी बहुत ही अनयूजुअल है इन अ वे के बलूचिस्तान के अंदर जो है वो उसके जो बलूचिस्तान जो है वो 3 जगहों पे हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली माउंटेन्स हैं, फिर प्लेटो है और फिर बेसन है। और ये जो बेसन का इलाका है, यानी जो रिवर का बेसन है, ये कोई 13 से 14 दरिया हैं जो कि सीजनल हैं, जिन पे डिपेंड करता है। और ये दरिया बहुत कम जो है वो इनमें पानी आता है, बल्कि आता ही नहीं है। इनमें से सिर्फ 4 दरिया हैं जो कि बेसन जो जाके समंदर में गिरता है। बाकी दरियाओं का जो इलाका ऐसा है कि उसमें पानी नहीं आता, तो इसीलिए लोग उन इलाकों के अंदर आबाद थे, उन दरियाओं के करीब आबाद थे। गाँव जो थे वो ऑलमोस्ट उनके जो एरियाज़ था जिस पे कभी पानी नहीं आया, लेकिन जो एक नेचुरल ग्रेविटी का एरिया था उसके अंदर गांव आबाद थे। तो जब ये बारिशें हुई और अनप्रेसिडेंटेड हुई, और इनकी अनप्रेसिडेंटेड होने की भी वजह जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारी चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, जिसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो मानसून है वो भी वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों ने मिल के क्लाइमेटी को इतना एनहेंस कर दिया कि जो है वो पूरी की पूरी 12 कोर आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब मोबिलाइज हुई, तो उसके बावजूद क्लाइमेटी इतनी बड़ी थी कि ज़ाहिर है इसको एकदम संभालना, इसको एकदम जो है वो काबू में करना जो था वो बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद पूरे के पूरे ट्रूप्स, सोल्जर्स, ऑफिसर्स और पूरी हिरार्की ऑफ कमांड जो थी वो इसके अंदर एम्प्लॉयड थी। जहाँ तक जनरल सरफराज की बात है, मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। 2006 के अंदर हम एक वॉर जोन के अंदर मैं भी डिप्लॉयड था, जहाँ पे जनरल सरफराज एक यूनिट कमांड कर रहे थे एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। तो अक्सर मेरी इनसे मुलाकात होती थी, बिकॉज हम ऑपरेशनल अलग सेटिंग में थे, लेकिन हमारी अक्सर मुलाकात हो जाती थी। तो कभी कभी मैं इनके पास खाने के लिए या वैसे ही कैजुअली, बिकॉज बहुत टेंस हालात थे, डेली कैजुअलिटीज़ होती थी और ऑफिसर्स जवान शहीद होते थे, तो एक टेंस हालात में कभी मैं इनके पास चला जाता था। तो मैंने एक दफ़ा मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये अक्सर जो थे वो वज़ू में रहते थे, और ये मेरा दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और बहुत मैं तो ये कहूँगा कि ही वाज
वेरी पोलाइट बट वेरी फर्म ऑफिसर, बहुत ही एक धीमे मिजाज के लेकिन वेरी प्रोफेशनल, वेरी ब्रेव एंड विद द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन टच। एक इस तरह के ऑफिसर थे जो कि बहुत प्रोफेशनल भी थे और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग। सही। आबिद साहब, यकीनन ये एक ऐसा नुकसान है जो कि कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं चाहूँगी अब ज़रा अगर हम बलूचिस्तान में जो डिज़ास्टर है उस हवाले से बात करें। हम हर साल देखते हैं कि फ्लड का होता है वहाँ पर अलर्ट, बारिशों के हवाले से बात की जाती है, लेकिन वो काम होता नहीं है जो काम होना चाहिए। डेवलपमेंट वर्क में हमें इतनी हर्डल्स क्यों नज़र आती है? बलूचिस्तान रकबे के हवाले से हमारा सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ की तरक्की भी एक सवालिया निशान बन चुका है। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें बलूचिस्तान के ये वाले इश्यूज़ हैं, इनको टैकल करने के लिए हमें जो है वो मॉडर्न मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो कॉलोनियल डिस्पेंसेशन है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो जो आपने बात की कि ये हर 4-5 साल के बाद कहीं पे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड का कुछ नुकसान होता है और वो बार बार क्यों होता है। देखिए, बलूचिस्तान, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वाटर कहाँ से आता है, वाटर कहाँ जाता है। पंजाब में अगर आप देखिए तो पंजाब में तो दरिया हैं, जो ड्रेनेज होती है, जो नेचुरल मानसून आता है तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल ड्रेनेज का सिस्टम प्लेस किया हुआ है और वो वहाँ से पानी निकल जाता है। बलूचिस्तान के अंदर ये इशू है कि जब माउंटेन्स में बारिशें होती हैं और फ्लैश फ्लड आता है तो वो रास्ते डिफाइंड नहीं हैं, लोगों को उनका पता नहीं है, क्योंकि कभी बारिशें होती हैं और 4-4, 5-5 साल बारिशें नहीं होती। सो इन चीज़ों को, जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ बहुत सारे 7 से ज़्यादा ऐसे दरिया हैं जो कि एक्चुअली दरिया नहीं है, लेकिन बहुत बारिशों के बाद जब एक लिमिट क्रॉस करती है रेनफॉल की तो वो फिर दरिया बनते हैं और वो पीटर आउट होते हैं इंटरनल बेसन के अंदर, इंटरनल प्लेटो के अंदर। यानी इसका मतलब है कि उनका पानी कहीं बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही पानी इकट्ठा हो जाता है विद इन दैट प्लेटो ऑफ बलूचिस्तान। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, तो पानी हमें हर जगह पे नज़र आता है, गांव बीच में डूबे हुए नज़र आते हैं और पानी कहीं बाहर नहीं निकल रहा होता। दूसरा जो इशू बलूचिस्तान का है वो ये देखने की बात है कि बलूचिस्तान जो है वो, अगर आप देखें तो आउट ऑफ 30 एंड मोर डिस्ट्रिक्ट्स, इसके जो 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बलूची स्पीकिंग लोगों के हैं और 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पश्तून स्पीकिंग हैं और 2 जोन्स जो हैं, जैसे कोयटा का जोन है और सिबी का जोन है, ये होमोजेनियस लोगों पे बेस्ड करता है, जिसमें पंजाबी भी हैं, जिसमें और भी एथनिक अलाइनमेंट के लोग हैं। तो अगर आप ये देखिए, और ये बलूचिस्तान इज़ दी ओनली प्रोविंस जिसके ये जो जोन्स हैं, जो बलूची जोन्स हैं, ये डीपॉपुलेट हो रहे हैं। यानी कि डिस्पाइट दैट इट हैज़ अ पॉपुलेशन रेशो ऑफ 3.7 और 3.5, उसके बावजूद हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, कराची की तरफ, सिंध की तरफ जा रहे हैं, पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हमें एक सोशल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को वो बनानी चाहिए, जिसमें कि ये सिक्योरिटी के साथ साथ, जिसको आर्मी बहुत अच्छे तरीके से देख रही है और जिसको जो वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस के भी इश्यूज़ हैं, जिसको भी आर्मी हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक उसको मज़ीद इन्हेंस करके मॉडर्न लाइंस पे बनाने की ज़रूरत है। सही, ठीक सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं और बलूचिस्तान के बाद ज़रा रुख करेंगे कराची का। ज़बरदस्त बारिशों के बाद स्कीम 33 में अर्बन फ्लडिंग के बाद वहाँ मुख्तलिफ रिहायशी सोसाइटीज़ के अब क्या हालात हैं, लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, क्या उनकी मुश्किलात हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम से जानेंगे। जी खुर्शीद, बताइएगा। हालिया बारिशें कराची वालों के लिए इम्तिहान बन चुकी हैं और ख़ास तौर पर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि स्कीम 33 के जो मकीन हैं वो इन बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं और उसकी वजह है अर्बन फ्लडिंग। जी हाँ, ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इस घुटने घुटने पानी में खड़ा हूँ और हम यहाँ की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाएंगे और वहाँ के रिहायशियों से मालूम करेंगे कि हालिया बारिशों के बाद जो पानी जमा हुआ है, जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, उससे उन्हें कितनी परेशानी हुई है और क्या सरकार की तरफ से, PDMA की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से क्या उनको कोई मदद फराहम की गई है या नहीं, ये हम मालूम करते हैं यहाँ के मकीनों से। पूरी रात इस तरह गुजरी है कि सोसाइटी के और रिहायशियों के कुछ टोला जो है वो बाहर इंतज़ार में रहा कि अगर खुदा ना खास्ता ये पानी और बढ़ जाता है, एमरजेंसी सूरत हाल होती है, तो फिर अपने घर वालों को जो है वो उससे किस तरह बचाया जाए। और मैं अपील करता हूँ जितनी भी इस वक्त गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जितनी भी कि खुदारा यहाँ पे आके लोगों की मदद की जाए। मुझे सफूरा जाना है, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, बाइक मैकेनिक के पास खड़ी हुई है, मैं परेशान हूँ।
कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पानी निकालने का सिस्टम या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो सोसाइटी अब अपने मदद आप कर रही हैं, हम गिर रही हैं, पानी अंदर आ रहा है, घरों में दाखिल हो रहा है, लोगों के फर्नीचर्स, दूसरी चीज़ें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई मदद हमें नहीं मिली अब तक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेट बैंक सोसाइटी के बाहर और यहाँ की कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस पानी में गुजर कर जाएँ या ना जाएँ। हम उनसे मालूम करते हैं उनके तासुरात क्या हैं। क्या टैक्स नहीं पे करते हम टैक्स पे करते हैं तो ये हाल है। और ये लोग अभी दावे करने लग जाएंगे, सईद गनी साहब आएंगे और यूनिवर्सिटी रोड का चक्कर लगाएंगे, वहाँ के रोड साफ है, उनसे बोले यहाँ आए और 4x4 में ना घूमे, बाइक पे आगे घूमे, उनको देखें कि लोग कितने परेशान हैं। ये पास समझिए आप डूबते हुए चले आ रहे हैं क्योंकि हमने अपनी मंजिल पे जाना है। कराची हम मेहमान आए, कराची का हाल देख के बहुत दुख हो रहा है। बहुत शदीद मुश्किलात में 3 दिन से लाइट यहाँ पे नहीं है और सिंध गवर्नमेंट ने जो रेन इमरजेंसी लगाई है वो हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है और हमें बेयारो मददगार यहाँ पर छोड़ा गया है। सोसाइटी में पानी बहुत तेजी से आ रहा है, पीने का पानी भी नहीं है, टैंकर आ रहे हैं यहाँ, पूरी सोसाइटी बहुत परेशान है। देखें हर गली में पानी है और यहाँ पर जो है कोई इमदादी टीमें नहीं आ रही हैं कि आके यहाँ से पानी को ख़त्म करें। एक डोंगा पानी नहीं ख़त्म हुआ और हम मोटर पानी की चला रहे हैं तो सारा गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा है। स्कीम 33 में हर तरफ पानी ही पानी है। लगता है कि जलथल वाकई एक हो गया। न्यू अंचोली सोसाइटी का ये घर के मकीन अपना घर छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि पानी इतना है कि उनका गुजारा मुश्किल है। और इसी तरह मेरे पस मंज़र में नज़र आने वाले जो मकानात हैं उनके मकीन अमलन महसूर हो चुके हैं, दिल के मरीज़ हैं, जा नहीं सकते और अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन तक एम्बुलेंस जा नहीं सकती। ये सूरत हाल है स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटियों का, जहाँ से पानी के निकासी का इंतज़ाम अब तक नज़र नहीं आ सका। ये पानी यहाँ से कब निकलेगा हमें नहीं मालूम और न ही यहाँ के मकीन जानते हैं। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद बेहद शुक्रिया आपका, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये जिन इलाकों में सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। एक इदारा है एनवायरनमेंट के नाम का, जहाँ पे इजाज़त लेनी होती है आपको कि अगर आप यहाँ पे कोई घर बनाएंगे तो इससे कुछ मसला तो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ये एक अलग पूरा वास्ट टॉपिक है और इसका सीधा जवाब ये है मनी। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कराची का जो अंदरून है यानी ओल्ड कराची जो है उसके हवाले से हम बात करेंगे, वहाँ की सड़कों के हवाले से बात करेंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने गुफ्तगू भी की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सब कुछ ब्रेक के बाद होगा, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। कराची का है डिस्ट्रिक्ट साउथ और इसका सीवरेज निज़ाम है वो बार बार ख़राब हो जाता है। अब सवाल है कि क्यों? क्योंकि इसलिए जो इस सीवरेज बोर्ड की टेक्निकल कमेटी है उसके रुकन इंजीनियर मोहम्मद नदीम ने गुफ्तगू की है हमारे नुमाइंदे अली हफीज़ से और इस क्यों का जवाब उन्होंने दिया, तो आपको एक खुसूसी गुफ्तगू दिखाता हूँ। कराची में हालिया जो शदीद बारिशें हो रही हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सीवरेज निज़ाम मुतासिर हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ का हुआ है। हम मौजूद हैं शाइन कॉम्प्लेक्स पर। सदर टाउन के अंदर कहाँ सीवरेज की लाइनें डिस्टर्ब हुई हैं और किन मुश्किलात का सामना है, मसाइल का सामना है सीवरेज बोर्ड हुकाम को। यहाँ पर जो है इंजीनियर मौजूद हैं। असल में ये लाइन है सन 66 की ग्रेटर कराची के वक्त डली थी और ये अपनी लाइफ तकरीबन पूरी कर चुकी है। उस पर लोड जो है उसके हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से चलता है। बारिशों में टोटल जो लोड जो है सीवरेज लाइनों ने ही क्रिएट इसको उठाया है और डिस्पोज ऑफ किया है सारी पोर्शन को। सदर टाउन जो है पूरा मतलब डिप्रेशन पॉइंट है। ये आपका सोल्जर बाज़ार नाला, दूसरे नाले सब आके जो है इस पे डिस्पोज ऑफ होते हैं सी में, साउथ में आके। साउथ में जब डिस्पोज ऑफ होते हैं इसके ज़्यादातर मसले जो हैं साउथ में ही पैदा हुए। हमारी जो है एसपी ऑफिस के सामने क्लब रोड, ये कोर्ट रोड पे लाइन बैठी है टोटल पेट्रोल में पास। इंशाल्लाह इसके बाद रात को वहाँ काम शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें क्या नुमाया कर रही हैं, क्या वजह बताएं? यही नुमाया कर रही हैं। ये इस तरीके से इसके रोड के जो पीस हैं जब संक डाउन होती है तो वो संक हो जाते हैं। सीवरेज निज़ाम पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ का तब्दील होने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपग्रेड होने की ज़रूरत है। सन 66 की ये लाइनें डली हुई हैं, इसको अपग्रेड हो जाए तो फिर इसकी लाइफ जो है मज़ीद जो है 50-60 साल इसको ले सकती है। वो कितना खर्चा आएगा और कितनी फुट की लाइन है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है? डिज़ाइन जो है उनको दे दिया है बना के,
अब वो इसको सजेस्ट करके कंसल्टेंट वगैरह इसको हायर किए हैं, वो करके इसको बताएंगे कि क्या खर्चा आएगा, उसके हिसाब से फिर इसको करोड़ों में बात जाएगी, अरबों में जाएगी। ये अगर पूरा सिस्टम देखा जाए तो अरबों में ही होगा, लेकिन ये है कि अभी फेज़ वाइज इसको करेंगे ताकि लोड, ट्रैफिक का लोड सारा यहीं पे है, पूरा बिजनेस हब है ये, यहाँ एकदम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको फेज़ वाइज करेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये वाटर बोर्ड के इंजीनियर थे सदर टाउन के, ये बता रहे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले से, कह रहे हैं 1966 की जो है वो सैविज निज़ाम डला हुआ है, अब जो है वो अपनी मतलब एक हद उम्र होती है वो पूरी कर चुका है। अब शदीद ज़रूरत है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में सैविज का नया निज़ाम डाला जाए ताकि जो मसाइल दरपेश हो रहे हैं लाइनें टूटने के, इसका खात्मा हो सके। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जानिब से तमाम होमवर्क मुकम्मल करके इन रिटर्न जो है आला हुकाम को दे दिया है। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर है, बड़ी मैनेजमेंट के ऊपर है कि कब इस पर नई लाइन डलती है। इनका कहना है कि 5 फेज़ में जो है सैविज के निज़ाम डिस्ट्रिक्ट साउथ में तब्दील हो सकता है। यहाँ पर अमला मौजूद है, इंजीनियर मौजूद है, शाइन कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, वहाँ पर काम जारी है जी। लिए फीस हमें अपडेट कर रहे थे और उस क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा। सन 66 की लाइनें डली हुई 55-56 साल पुरानी, 56 साल पुरानी लाइनें जब होंगी तो वो फटेंगी, वो रहेंगी तो नहीं। और आप ये देखें कि ये जो इतनी पुरानी चीज़ें हैं, इसको दोबारा से न्यू करने के हवाले से या नया काम करने के हवाले से कोई सोचता नहीं है। सियासी इंतशार और रुपए की अदम इस्तेहकाम के सबब निजी मोटर कंपनीज़ ने एक बार फिर अपनी गाड़ियों की बुकिंग रोक दी है। इसके अलावा गाड़ियों की दूसरी कंपनीज़ ने कीमतों में लाखों रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया। मूवी तो सबको पता होगी तारे ज़मीं पर, अब ये गाड़ियाँ ज़मीं पर हैं लेकिन कीमतें आसमान बल्कि पता नहीं कहाँ हैं। अब सीन ये है कि जो गाड़ी 2 साल कबल 20 लाख की थी उसकी कीमत भी तकरीबन डबल हो चुकी है, यानी गाड़ी लेने का सोच भी नहीं सकते आप। और उसमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो ऑटोमेटिक भी नहीं, जिनकी कीमतें इतनी हो गई हैं कि हाथ से आप शीशा चढ़ाते हैं उसका और आप कहते हैं कितनी जी 25 लाख 30 लाख। यानी एक आम आदमी फैसल अपनी अगर आम आदमी अगर आम आदमी जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने का खास आदमी भी नहीं सोच रहा भाई आजकल वो नहीं खरीद सकता। तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जो आसिम अय्याज साहब है हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा सनी कुमार जो हैं सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, ये जो इजाफा है, ये होशरुबा इजाफा एक लफ्ज़ होता है लेकिन उसके अलावा भी कोई चीज़ होती है इजाफा, जिसको एक बहुत ही ऊपर है ये इजाफा। क्या वजह है इसकी? आम आदमी को इस इजाफे को क्या समझे, ये क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए कस्टमर बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है जैसे आप फरमा रही हैं कि ये इजाफा बहुत ज़्यादा है। ये इजाफा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आपकी मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी कम होती है। अगर आप वजूहात पे जाएं तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब चली आ रही थी कोविड के बाद। उसके अलावा इस वक्त जो हमारी CKD है, जो किट है जिससे गाड़ी बनती है, या जो रॉ मटेरियल है जिससे वेंडर या पुर्जा बनाने वाला पुर्जा बना के गाड़ी वाले को सप्लाई कर रहा है, इन सब की कीमतें बढ़ी हैं। इन कीमतों के बढ़ने के अलावा जब अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुई है ऑटो इंडस्ट्री की, वो कोई LC इश्यूज भी हैं। एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी है। अगर देखें इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस ने ऊपर जाना है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट ने कंपटीशन दिया हुआ है, कंपनीज 10-11 कंपनीज हैं जो गाड़ियां बना रही हैं। अब जो कीमतें बढ़ी हैं वो परेशान कौन गवर्नमेंट के लिए भी है, कस्टमर के लिए भी है और गाड़ियों वालों के लिए भी है। OEMs जो हैं वो भी परेशान है कि जब प्राइस बढ़ती है तो ऑर्डर इनटेक कम होता है। ओके, ठीक है। अच्छा आसिम साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा और बड़ा सवाल भी है, लेकिन उससे पहले मैं सनी के पास जाना चाहूँगा। सनी, आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, वो क्या अवामिल हैं भाई कि जिनकी वजह से कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, स्काई रॉकेट हो रही हैं? अच्छा, इसमें बताता चलूँ, जो मेजर रीज़न है वो करेंसी डिवैल्यूएशन का है। लास्ट टाइम जो कंपनीज ने गाड़ियाँ बनाई थी, प्राइसेस बढ़ाई थी, वो तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में बढ़ाई थी। उसके बाद अभी हमने देखा कि अगस्त में प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उससे हम 2 महीनों में करेंसी जो है हमारी डॉलर तकरीबन 30% डिक्लाइन हो चुकी हैं। तो जो हमारी कंपनीज़ हैं वो तकरीबन 90% जो अपना रॉ मटेरियल है वो बाहर से डॉलर में इंपोर्ट करती हैं।
तो उसका प्रेशर कंपनीज ने अपने कंज्यूमर पे पास ऑन किया है। अभी जो हम देखेंगे तकरीबन 30% से 40% कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो प्राइम रीजन इसका है डॉलर डिवैल्यूएशन। ठीक है, और इसके साथ फिर सनी जाहिर सी बात है दीगर चीज़ें भी जो हमारा लैकलस्टर रवैया है कि हम यहाँ पे असेंबलिंग नहीं करते, लोकल पार्ट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं बनते, तो वो भी इसमें ऐड होती हैं। बिल्कुल, इसमें लोकलाइजेशन लेवल जो हमारी कंपनीज की है तकरीबन 30 से 50% रेंज है। कंपनी वाइज है रेंज है 30 से 50% वो लोकलाइजेशन बनाते हैं। लेकिन उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि जो लोकलाइजेशन पार्ट्स हैं वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेट सपोज रॉ मटेरियल भी बाहर से इंपोर्ट होता है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 90% जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। जैसे कंपनीज ने उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आसिम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अभी आपने कहा कि हुकूमत प्राइस तय नहीं करती, तो इसका मतलब जो कार कंपनीज है ये उनकी हिम्मत होती है कि किस गाड़ी की कितनी कीमत मुकर्रर करनी है? जी, ये उनका कमर्शियल डिसीजन है। मार्केट में इस वक्त 45 से ज़्यादा वेरिएंट मौजूद हैं जो डिफरेंट गाड़ी बनाने वाली कंपनीज बना रही हैं। तो अगर एक की हाइपोथेटिकली एक की प्राइस अगर बढ़ेगी एक गाड़ी की, तो दूसरी कंपनी जो है वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट डंप कर सकती है, वो वॉल्यूम ले सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन दिया है ऑटो पॉलिसी के तहत, लेकिन कंट्रोल में ये कोई एसेंशियल आइटम नहीं है कि इसकी प्राइस कंट्रोल हो। फिर ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो इनपुट जो है वो हज़ारों में मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, सब असेंबलीज हैं। और लोकलाइजेशन का जहाँ तक आप लोगों ने कहा, लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उस पर इस दफ़ा जो ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें दो चीज़ें की गई कि लोकल कंटेंट लेवल को बढ़ाया जाए, सही है, और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाए, और लोकल वैल्यू एडिशन को कंफर्म किया जाए कोई भी फैसिलिटी एक्सटेंड करने से पहले। तो गवर्नमेंट ये अपने एंड पे कुछ एफर्ट्स कर रही है जिसके खातिर खा रिजल्ट्स भी आए हैं। और पाकिस्तान में जो अभी जो डिस्कशन हो रही थी, ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, ये एम्प्लॉयमेंट भी देती है लाखों लोगों को। तो गवर्नमेंट ने बैलेंस आउट करना होता है कि क्या हम इंपोर्ट की तरफ जाएं, रॉ मटेरियल सारे इंपोर्टेड हैं, गेट अगेन वैल्यू एडिशन है, एक वेंडर सेगमेंट है जहाँ 400 से ज़्यादा पुर्जे बनाने वाले काम कर रहे हैं, उनके पास अपनी एम्प्लॉयमेंट है, वो लोग ये जो इंटरनेशनली रिनोड कंपनीज हैं उनको सामान दे भी रहे हैं और कुछ लिमिटेड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ऑब्वियसली हुकूमत प्राइस तय नहीं करती, उसने सिर्फ एक कंपटीशन जो दे दिया है और वो अब कार कंपनीज आपस में, लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो कहती है कि जी आप यहाँ पे बनाएं ऑटो पार्ट्स भी अपने, क्यों नहीं होता ये आसिम साहब, मुझे पता है कि अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप ये सोच होंगे कि बार बार यही सवाल होता है, लेकिन हमारा भी बार बार इसलिए सवाल होता है कि हम क्यों अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, कोई लैकिंग है हमारे अंदर, हम अपने पार्ट्स खुद क्यों नहीं बना सकते, हमारे पास प्लांट क्यों नहीं है, व्हाट्स द इशू बिहाइंड दैट? जी, इसमें 2-3 फैक्टर, पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका, 2-3 फैक्टर्स हैं। क्या हमारी पॉलिसीज ओवर द इयर्स कंसिस्टेंट रही? पहले डिलीशन या लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कंपल्सरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी थी, उसके बाद टैरिफ बेस्ड सिस्टम आया जो WTO कंप्लाइंट था। उसके बाद कभी हमारी इंपोर्ट खोल दी जाती थी, कभी उसको 3 से 5 साल कर दिया जाता था यूज व्हीकल्स की, और एक मार्केट में जो वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम अचीव होना था वो नहीं हुआ। अभी लास्ट पॉलिसी में अगर हम देखें, उस पर हमने 3 लाख के लिए, अभी हमने 3 लाख टच किया था, तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें डॉलर का क्राइसिस आया। पिछले बजट के बाद कीमतें थोड़ी कम हुई थी और उसके बाद वॉल्यूम्स बढ़े थे। अब जब वॉल्यूम होता है तो लोकलाइजेशन जो है वो वॉल्यूम से लिंक होती है। अगर वॉल्यूम्स होंगे, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी होगी, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, तो अल्टीमेटली लोकलाइजेशन उसी तरह बढ़ेगी। सही है।
ठीक। अच्छा आसिम साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये तासुर आ रहा है कि चंद लोगों की मोनोपोली है मार्केट में, कि चंद लोगों के गिर्द ही ये चीज़ घूम रही है। क्योंकि अगर मैं 2 साल पीछे चली जाऊँ, 1000 सीसी की गाड़ी की बात करूँ तो वो मैक्सिमम मैंने 18 से 17 लाख में ली थी, लेकिन अब तो वो हाथ लगाना भी नहीं वो होगा कि मैं उसको, मतलब ये सोचूं भी ना कि मैं एक 1000 सीसी वाली भी गाड़ी ले सकती हूँ। जी, मोनोपोली जहाँ पे आपने कहा, मोनोपोली होती है जहाँ पे इस मार्केट में 1, 2 या 3 प्लेयर्स होते हैं। इस वक्त 11 प्लेयर्स हैं। न्यू एंट्रेंट पॉलिसी के तहत पहले यहाँ पे टोयोटा, होंडा, सुजुकी और FAW ऑपरेट कर रहे थे। न्यू एंट्रेंट पॉलिसी के बाद किया, hyundai, मास्टर मोटर्स, DFSK, साजगार, यूनाइटेड, इस तरह से फोरलैंड, अभी MG भी प्लांट लगा रही है। तो ये कंपनीज आ गई हैं मार्केट में। तो हम ये नहीं कह सकते कि मोनोपोली है, ना ही ऐसा है कि कोई एक प्लेयर या 2-3 प्लेयर मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर स्टिल ज़्यादा है, लेकिन ये हर मार्केट में यही मैकेनिज्म होता है। अगर अब नए प्लेयर्स हमारे आएंगे, उन्होंने अल्टीमेटली इस मार्केट का शेयर लेना है। जो कोरियन प्लेयर्स हैं उन्होंने खासा मार्केट शेयर छीना है जापानीज प्लेयर से। अब एक मलेशियन प्लेयर प्रोटॉन भी आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब ये न्यू एंट्रेंट्स टेक ऑफ करने लगे तो हमें इस वक्त अभी डॉलर का इशू है, लेकिन शायद ये ज़्यादा नहीं रहेगा और हम लोग इम्प्रूव कर जाएंगे और कैचअप कर जाएंगे और ये मार्केट एक परफेक्ट मार्केट होगी। 10 से 11 कंपनीज हैं और 3 लाख गाड़ियों का हमारा वॉल्यूम लास्ट ईयर रहा है। तो 45 से ज़्यादा वेरिएंट्स या मॉडल्स बन रहे हैं। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि चॉइसेस तो अब अवेलेबल हैं जो किसी वक्त पे नहीं थी। अच्छा, तो सनी आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आसिम साहब ने भी कहा कि अभी ये लॉन्च हो ही रही थी कि डॉलर लॉन्च हो गया, तो नियर फ्यूचर में इफ़ डॉलर कम्स डाउन तो हम गाड़ियों की कीमतें फिर नीचे देखेंगे या फिर वहाँ भी कोई कार्टेल मोनोपोली बनी रहेगी? नहीं, इसमें जो अगर डॉलर नीचे भी आता है तो मेरे नहीं ख्याल से प्राइसेस कम होंगी, कि लास्ट प्राइसेस जो बढ़ी हैं तकरीबन 235 डॉलर था, उस पर प्राइसिंग हुई हैं। तो उसके अगर नीचे आता है तो ऑब्वियसली बाकी जो प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन, पोस्ट, जो फ्रेट चार्जेस बढ़ गई हैं, तो उसका इम्पेक्ट प्राइसेस जो होंगी इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगी। सही, ठीक है। सनी कुमार हमारे साथ मौजूद है और आसिम अय्याज साहब, आप दोनों का और अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि 2006 में जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, जिसकी वजह से सारी दुनिया, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया जो है, उसमें एक हिजान किसी कैफियत पैदा हो गई थी। सरदार अली शाह नवाज़ ख़ान ने एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस शुरू किया था, जिसकी वजह से ये एक आलमी मसला पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हुआ था। इसके अलावा वो गुज़श्ता 25 सालों से कश्मीरियों की आवाज़ बने हुए हैं। सरदार अली शाह नवाज़ ख़ान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीर सेकंड काउंसिल के, नॉर्वे के काउंसिल भी हैं और उनका ताल्लुक़ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। पिछले 32 सालों से नॉर्वे में मुकीम हैं और वो इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं और आज फैसल वो हमारे मेहमान भी हैं। जी, तो हम सरदार साहब को वेलकम करते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जाहिर सी बात है कि हम यही आपसे सवाल करेंगे क्योंकि जो स्कैंडिनेविया का जो रीजन है ये हम देखते हैं कि थोड़ा सा रिलीजन लेस है। फिर यहाँ पे जो गुस्ताखाना खाके वाले मामलात हुए उसमें भी पूरी दुनिया ने इस आग को अपनी लपेट में लिया, लेकिन जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि इस फायर फाइटिंग के लिए भी फायर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि इसको पीसफुली लोगों तक पहुँचाया जाए, जो इस्लाम का असल पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि मुझे वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा थी, इस हवाले से, और सोशल वर्क जो था उसमें भी एक बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से भी मेरी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहती थी पार्लियामेंट में और दीगर जो ऐसे इदारे हैं। तो जब ये वाक़या ज़हूर पजीर हुआ तो उस वक्त बहुत ही एक हिजानी कैफियत पैदा हो गई, न सिर्फ नॉर्वे के मुसलमानों में बल्कि सारी दुनिया में। जिस तरह के सब लोगों को मालूम है 2006 की बात है जब वो कार्टून छपे, तो उसमें ये हुआ कि मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे अपने तरीके से कोई किरदार अदा करना चाहिए, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अक़दस है उसके ख़िलाफ़ आप जितना भी कोई लिबरल मुसलमान भी उठा के आप देख लें तो वो भी उसके लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं ऐसी चीज़ें।
तो ज़ाहिर है मैंने एक ऐसी कोशिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना के मैं कोई किरदार अदा कर सकूं। तो इस हवाले से फिर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया। मैं चूँकि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का एक एक्टिव मेंबर था, रुकन भी था, मैंने इलेक्शन कैंपेन चलाई। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, मैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नॉर्वेजियन जो हमारी मॉस्क हैं उनमें ले गया। तो एक तरह से लिजॉन था, मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ था उन लोगों के साथ। तो उनके हवाले से फिर मैंने मीटिंग की ख्वाहिश की कि मुझे जिस शख्स से ये कार्टून्स बनाए हैं उनके साथ मेरी मुलाकात कराई जाए। तो जब मेरी मुलाकात उनके साथ हुई तो उसमें फिर मैंने उन्हें कायल करने की कोशिश की, चूँकि वो ख़ुद क्रिश्चियन थे। तो मैंने उन्हें ये बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं उनकी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक भी जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। चूँकि नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जो अमन के हवाले से दुनिया में एक जिद्दागाना जो है एक हैसियत रखता है। आपको पता है जो नेशनल ये जो होता है पीस प्राइज़ जो होता है दुनिया में वो नॉर्वे देता है। तो उस हवाले से नॉर्वे की एक यूनिक पोजीशन है दुनिया में। तो मैंने उन्हें ये बताया कि देखें आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये जब कार्टून उन्हें छापे उसके मैं दूसरे या तीसरे हफ्ते की बात है। तो आपको देखें डेमोस्ट्रेशन वगैरह बढ़ रही थी, एक हिजान में इजाफा हो रहा था, नॉर्वे में डेमोस्ट्रेशन हो रही थी, सारी दुनिया में हो रही थी, मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में। यहाँ पे टेलेनॉर एक कंपनी है आपको पता है नॉर्वेजन, तो उसकी तो लोग सिम्स जो हैं वो इधर उधर मतलब उनको फेंक रहे थे कि हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद दफ़ा आग भी लगाइए। तो मकसद ये है कि बहुत हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे थे। तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि आपकी वजह से एक तो मुल्क जो है उसकी रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है, उसके बाद बहुत सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। तो उनका मौक़िफ़ दरअसल ये था कि नॉर्वे के कानून के मुताबिक हमने कोई गलत बात नहीं की, और जो कि दुरुस्त था, इसलिए कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इज़हार राय की इस हद तक आज़ादी है कि आप उनके अपने जो अगर मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन हैं तो आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कानून उसकी इजाज़त देता है। हमें इस चीज़ से इख्तिलाफ ज़रूर है कि इस सिलसिले में कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रक्शन का बायस ना बने। तो ये खैर एक अलग मौजू है, लेकिन उन्होंने नहीं माना इस बात को। फिर खैर 2-3 मैंने कुछ और लोगों को इन्वॉल्व किया, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, फिर नॉर्वे के जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड हैं दागफिन होइब्रुतन उनका नाम है वो इन्वॉल्व हुए, फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो मेरे दोस्त भी थे मिस्टर बॉन्देविक वो इन्वॉल्व हुए। तो इस तरह से हमने दोबारा उनके साथ मीटिंग की, और दोबारा मीटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उसने ये कहा कि अगर मैं ये मान भी लूँ कि ठीक है मैं माज़रत करूँ मुसलमानों से, मुझे भी एहसास है कि मैंने जो किया उससे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मेरी सज़ा तो फिर भी मौत ही होगी। जहाँ किसी को मैं मिलूँगा तो लोग मार देंगे मुझे। सलमान रुश्दी की भी उसने मिसाल दी। तो उस वक्त मैंने फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मैंने पढ़ रखी थी, और मेरे वालिद अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, मैं उन्होंने जो सिखाया था इस हवाले से, तो हुजूर का जो माफ़ी और दरगुजर का जो एक तरीका था, जिस तरह के खातून जो कूड़ा करकट फेंकती थी हुजूर पे, और फिर वो वाक़या सबको बात, तो इस तरह के 2-3 वाक़यात मैंने उन्हें सुनाए, तो बड़े हैरत ज़दा हुए। और फिर मैंने इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम की जो मकाम है वो उनको बताया। और हमारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि लोगों को पता होगा, गैर मुस्लिम जो हैं बिस्मिल्लाह ईसाई के, हम ईसा अलैहिस्सलाम पे यकीन किए बगैर इस्लाम जो है वो मुकम्मल नहीं होता, यानी मुसलमान जो हैं वो मुसलमान नहीं रह सकते। तो जब ये सारी चीज़ें उन्हें बताई कि बिलखुसूस जब मैंने उन्हें कहा कि हम ये बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िंदा उठा लिए गए हैं और वो दोबारा वापस आएंगे, और उसके बाद जो हमारा इस्लामी के कॉन्सेप्ट है इस्लाम, उसके हवाले से डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, तो बड़ा उनको हैरत हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने देखा कि जब ये चीज़ें उनको बताई और ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो बड़ा उम्मीद एक भरा। तो उन्होंने कहा मैं सोचूंगा इस बारे में। और शहनाज साहब ये जो आपने बात की ना कि डायलॉग के थ्रू जब दो कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो कितनी जो आपस में जिसको कहा जाता है रंजिश होती है, मिसकंसेप्शंस इतनी होती हैं, जैसे आपने भी कहा कि वाल होती हैं कि ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, क्योंकि आप कश्मीरियों की आवाज़ इतने अरसे से बन रहे हैं सर, तो मैं इस हवाले से भी लाजमी बात करना चाहूँगा। हाल ही में जो 370 आर्टिकल को हटाया गया भारत में, और फिर उसने अपना एक गासिबाना कब्ज़ा जो है उसको उस पर मोहर शब्द करने की कोशिश की कश्मीरियों पे, लेकिन कश्मीर जिस तरह कश्मीरी डटे रहे हैं, पाकिस्तान उनकी आवाज़ बना रहा है। सर, इंटरनेशनल फोरम से किस तरह आवाज़ उठाई गई, किस तरह आवाज़ उठाई जा रही है और किस तरह आवाज़ उठाई जानी चाहिए आपकी नज़र में मज़ीद? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है
कि जो कुछ कश्मीरियों के साथ हुआ उस पर हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन से ये मोदी साहब दोबारा जब ये बने प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और जिस तरह से मज़हब का इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया इसके अंदर सियासत के अंदर, तो उससे एक ऐसा सूरत हाल पैदा हो गई कि दुनिया में पहले जब हम कश्मीर के हवाले से पार्लियामेंट में लोगों से मिलते थे या किसी से मिलते थे इंडिया के ख़िलाफ़ कोई इंडिया के हवाले से बात करते थे कश्मीर में ये जुल्म करते, लोग बड़े हैरत से हमें देखते थे कि भाई वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन जब से ये मज़हब का इस्तेमाल इस तरीके से शुरू हुआ सियासत के अंदर, तो पूरी दुनिया में उनके ख़िलाफ़ आज अगर आप अखबारात उठा के देखें तो आपको पहले तो कोई अखबारात में कोई आर्टिकल नहीं मिलता था, कोई चीज़ जो न्यूज़ है उनमें इंडिया के नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन उसके इनके इस अमल के बाद जो है वो हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लिखी होती है। जहाँ तक कश्मीर के हवाले से आपने बात की तो उसको इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि जिस तरह भारत में बाकी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है उस तरह मुसलमानों के साथ, और फिर कश्मीर की जो एक ख़ास हैसियत है, तो इस हवाले से दुनिया में अवेयरनेस ज़रूर है। हम जो NGOs चलाते हैं, हम तो किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद हम जो काम दुनिया की जो पार्लियामेंट्स हैं जहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए वहाँ पे है, और उस दुनिया ये समझ रही है इस बात को कि ये मामला जो है इसको किसी तरह हल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के जो बड़े दीगर मसाइल हैं उनकी वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे चीज़ चली जाती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वहाँ पे मौजूद हैं और इस हवाले से ज़रूर जो है वो पेशरफ्त हो रही है। सही है। अच्छा सरदार साहब, हम वीडियोस में भी देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है। ये मैं मनासिर भी दिखा दूँगी, हम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और बल्कि म्यूज़िक की आवाज़ भी हमने अपने नाज़रीन को सुनवा दी। सर ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? तो प्लीज़ अगर इसके पीछे की स्टोरी हमें नाज़रीन को बता सकें तो प्लीज़। मुझे आवाज़ समझ नहीं आई आपकी बात। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें म्यूज़िक भी बज रहा है, तो ये म्यूज़िक का प्रोटेस्ट में बजना ये क्या मिथ है? अच्छा हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे टाइप, असल में मेरा ये मानना है कि देखें अगर हम जो फ्री कंट्रीज़ हैं जिनको हम फ्री बोलते हैं, डेमोक्रेसी जहाँ पे है, तो वहाँ पे हम कश्मीरी जो है मुजाहरे क्यों करते हैं, हम वहाँ पे क्यों एक्टिविटीज़ करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि हम वहाँ की जो लोकल पब्लिक है या जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको मुतवज्जो करने के लिए हम करते हैं, इसलिए नहीं हम कर रहे होते कि यानी अपने लोगों को मुतवज्जो करने के लिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा था मेरा कि हम जब नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने या वाइट हाउस के सामने या लंदन में किसी जो भी इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं वहाँ पर अगर हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेशन में वो तरीका अख्तियार करना चाहिए जो अट्रैक्ट करता है उन लोगों को। हमें वो कहते हैं ना हमारे यहाँ के वो सौदा बेचना चाहिए जो आगे जिसका ख़रीदार भी हो। अब देखें वहाँ पे अगर ख़वातीन के बगैर जो मुज़ाहरे लोग अक्सर करते हैं और वहाँ पे जो इस्लामी हमारे नारे हैं वो जाके अगर वाइट हाउस के सामने आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो वो तो जंग का नारा है, वो तो आपको पता दरो दीवार हिला देता है 1000 बंदा जब, तो बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान होता है और इंडिया उसको यूज़ करता है हमारे खिलाफ। तो इस वजह से मैंने ये एक नया जो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये कि ख़वातीन की शिरकत को हमने यकीनी बनाया, ठीक उसके अलावा जो है ये ज़ाहिर है इंडिया प्रोपोगंडा करता है हमारा, और होना भी नहीं चाहिए, ख़वातीन को साथ होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा अभी टीवी पे भी दिखाया या दिखा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्वेजियनों की और लोकल लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे शामिल हुई, और वो उसकी वजह ये थी कि कॉन्सर्ट जो था उसमें एक नॉर्वेजियन है, सिंगर है, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो वो कश्मीर के हवाले से ही एक नगमा जो है वो उनके ऊपर वो गा रहे हैं, ज़बरदस्त अट्रैक्शन। ये एक मेरा था, मैं बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही वो इसी तरीके से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीका। अच्छा, हमें आपसे मज़ीद बात भी करनी है कुछ ट्रेड के हवाले से भी, हमारे साथ ही रहना है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सरदार साहब से मज़ीद बातें करेंगे और दीगर सेगमेंट्स भी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। बैक और एक बार फिर हम बात करेंगे, हमारे साथ सरदार साहब मौजूद हैं, सरदार शाहनवाज, जो कि जो स्कैंडिनेवियन रीजन है ख़ासतौर पर नॉर्वे, वहाँ पे जो है इस वक्त उन्होंने कश्मीर की आवाज़ बुलंद की हुई है। और इसके अलावा जो सबसे अहम मामला ये है कि जिस वक्त गुस्ताखाना खाकों का मामला आया था उस वक्त उन्होंने इस तरीके से दूसरी कम्युनिटीज़ तक अपना पैगाम पहुँचाया जिस तरीके से पैगाम पहुँचाना चाहिए था। अच्छा सरदार साहब, एक और बड़ा अहम सिचुएशन बनती है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और यूरोप की ट्रेड टाइज़ की। हमने देखा पिछले दिनों GSP+ का दर्जा मिलने के बाद कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई, लेकिन अभी जो माशी सूरत हाल बनी हुई है बड़ी ख़राब है। ऐसे में पाकिस्तान और यूरोप के जो ट्रेड टाइज़ हैं वो कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को, स्पेशली कोविड के बाद और आजकल जो मामला चल रहे हैं उसमें भी? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात सोचने की ये है, जिस पे बहुत सारी बहस भी होती है, कि हमारा जो ट्रेड है पाकिस्तान का वो सबसे ज़्यादा
यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, वो अमेरिका के साथ है। तो वहाँ पे जब सियासी हालात यहाँ पे होते हैं या सफारती तौर पे जब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उनका असर ज़ाहिर है उस चीज़ों के ऊपर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद आज तक मेरा ख्याल है कि जैसे आपने खुद कहा कि यूरोपियन यूनियन और इन लोगों ने कोई पाकिस्तान को रिलीफ ही दी है, यानी आसानियाँ पैदा की हैं पाकिस्तान के लिए। तो ट्रेड के हवाले से अच्छा जो एक्सपोर्ट हमारी है वो अच्छी जा रही है। मैंगो जो है नॉर्वे के हवाले से अगर आप देखें तो नॉर्वे में तो पाकिस्तान के राइस, पाकिस्तान की जो मैंगोज़ हैं, उसके बाद ये जो पिंक सॉल्ट है, इस हवाले से अगर आप देखें तो बेशुमार उसकी जो इंपोर्ट वहाँ पे हो रही है। तो ये मामला ठीक चल रहे हैं और आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल में। ठीक, तो सर आप कश्मीर आए, कश्मीर आपको कैसा लगा? ये मैं आया, मैं काफ़ी मुद्दत के बाद आया हूँ। आज़ाद कश्मीर मेरा आबाई जगह है। मैं कोई 17-18 साल की उम्र में शायद यहाँ से चला गया था। बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल वहाँ के हालात भी कोई इतने अच्छे मुझे नज़र नहीं आए पॉलिटिकली, जो कुछ मामलात वहाँ पे हो रहे हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, वहाँ पे एक अवामी तहरीक बनी चल रही है जो कि बिजली के बिलात के हवाले से इस तरह से, और वहाँ मकामी तौर पे जो इंतज़ामिया है, मैं माज़रत से ये कहूँगा कि वो उस तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए। बेपनाह पुलिस जो है वो लोगों पे तशद्दुद कर रही है। तो ये चीज़ें हमें इस तनाजुर में देखनी चाहिए। चूँकि मेरा सब्जेक्ट कश्मीर है, तो बहुत जब लोग ये कहते हैं कि भाई आज़ाद कश्मीर में बाज़ दफ़ा जब पुलिस लोगों को गिरफ़्तार करती है तो उनके साथ वो सलूक करती है जो भारत में पुलिस जो है वो भारतीय मकबूजा कश्मीर में करती है। तो इससे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैं ये जानता हूँ कि ये मकामी तौर पे पुलिस का जो इदारा है या दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं, लेकिन उसका इल्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं मुतल्लिका लोग, कि वो पाकिस्तान के बाज़ इदारे जो हैं या जो बैक में उनके ऊपर लगता है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए हमें कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि सर, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और जब तक ये चीज़ नहीं हम सोचेंगे तब तक आई थिंक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेहद चिखली गुफ्तगू करने के लिए अब ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं और सवाल तमाम लोगों से ये है कि क्या आप परेशान हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, पढ़ते नहीं हैं, सबक याद नहीं करते और उनकी जो तवज्जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं होती बल्कि खेलते कूदते रहते हैं हर वक्त जो है। अगर ये सब मसले आपके बच्चों के साथ है तो तमाम माएँ जो कि परेशान हो जाती हैं कि बच्चा स्कूल में भी नहीं पढ़ता, घर आता है तो घर आके भी खेल कूद में लग जाता है, वो तमाम माएँ ये सेगमेंट ज़रूर लाजमी देखें क्योंकि आज हम इस पर बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात मरियम नकवी ने हमें ज्वाइन किया। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री भी करता हूँ बिकॉज हमारा जो सिस्टम है पढ़ाई का वो बच्चों की जहानत के बजाय बच्चों के रेक्टिफिकेशन को ग्रेड करता है। चलिए, इससे कता नज़र अब ये छोटे बच्चे जो हैं, माएँ बड़ी परेशान होती है कि ये खेल नहीं रहा, ख़ास तौर पर आजकल जो मोबाइल आ गए हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए माओं को या फिर जो उनके गार्जियंस हैं उनको कि वो बच्चों को पढ़ाई की जानिब थोड़ा सा राग़िब करें? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मरियम नकवी इज़ हियर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों को बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने के लिए दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी जो तालीमी सलाहियात है उनमें पीछे रह गए हैं। तो उनको अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पेरेंट्स को, टीचर्स को स्टोरी टेलिंग पे लेके आना चाहिए। बच्चों को जो है स्टोरीज़ के थ्रू सिखाना चाहिए। आप देखते हैं कि जो जितनी भी आगे जो हमारा आने वाला जदीद दौर है उसमें क्या होगा कि सारा वर्क जो मशीनरी करेगी, वी जस्ट हैव टू इमेजिन, स्टूडेंट हैव टू इमेजिन। बच्चा तो जस्ट इमेजिन करेगा, तो इमेजिन करने के लिए उसे सोचने की ज़रूरत है। ही और शी हैज़ टू थिंक अबाउट दैट। तो उसके लिए पहले हम उसे रेडी करेंगे थ्रू स्टोरीज। जैसे हमारी मदर्स, हमारे टीचर्स हमें स्टोरी सुनाया करते थे। तो एक तो बच्चा अट्रैक्ट होगा जब आप थ्रू स्टोरी बच्चे को सिखाएंगी या सिखाएंगे, और दूसरा ये है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर डे बाय डे डेवलप होता जाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है उनकी बेस बनाना, चीज़ें याद करवाना, क्योंकि बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एक दफ़ा कोई कार्टून देख लिया, कुछ भी देख लिया, कोई बुक में चीज़ देख ली, उन्हें याद हो जाता है, ओके ठीक है, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल।
कुछ बच्चों को याद नहीं होता। जो माई इस मसले को फेस कर रही होती हैं, तो प्लीज उस हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो मेनी पेरेंट्स आर कमिंग टू मी। लास्ट डे आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ मदर, शी वाज वरीड अबाउट दैट। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम सियालकोट एंड शी वाज वरीड अबाउट दैट माय डॉटर couldn't memorize. What is the reason behind? स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। एक ग्लास है, उसमें उतना ही पानी डालना है जितनी उसमें कैपेसिटी है। अगर आप सराउंडिंग की थिंग्स उसमें डाल देंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ डालेंगे, ठीक है। और लर्निंग स्किल को इन्हांस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको साउंड्स के ऊपर फोकस करना है। थ्रू साउंड्स आपको क्रैमिंग नहीं करानी पड़ेगी, आपको रट्टा नहीं लगवाना पड़ेगा। इंग्लिश और उर्दू में अगर आप आवाज़ों के थ्रू बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे की मेमोरी तो शार्प होगी, उसे स्पेलिंग लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जैक्टली। और यही जो आपने बात की स्पेलिंग बीज में, ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा मरियम, अब सिचुएशन जैसे कि हमने स्क्रीन टाइम का भी बताया, वो बढ़ती जा रही है और सिर्फ बढ़ नहीं रही है, एडिक्शन की जानिब जा रही है। बट हर चीज़ के मनफी और मस्बत पहलू भी हैं। अब जब स्क्रीन टाइम बढ़ ही गया है बच्चों का, तो उनको इस स्क्रीन पे एजुकेशन की तरफ कैसे लेके आए? मुख्तलिफ ममालिक है, जापान, वहाँ पे एज लिमिट भी है, टाइम लिमिट भी है कि इतने दिन में इतने घंटे आपके पास टैब हो सकता है, इतनी एज के बाद आपके पास टैब हो सकता है। डू यू थिंक कि हमें भी उसी फॉर्मेट पे जाना चाहिए? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम देखें कि अगर हम स्कूल में भी वही चीज़ दिखाएंगे, बच्चों को कार्टून वॉच करा रहे हैं और घर में भी बच्चा रहता ही स्क्रीन पे है, तो वो मेमोरी, उसके लिए मेमोरी इशू हो जाता है। मेमोरी वीक हो ही जस्ट स्क्रीन की वजह से रही है। अगर आप स्क्रीन टाइम को वेरी शॉर्ट कर देंगे, यू विल मेक इट वेरी शॉर्टर, तो इट्स ईजियर फॉर अ किड टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, टू इन्हांस हिज मेमोरी, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा चीज़ों को याद करने का, माइंड में रखने का। तो मेरे ख्याल में according to myself, hardly 2 hours it should be. Screen time 2 hours के लिए होना चाहिए। सही। अच्छा मरियम, वैसे ये बहुत सारी कम माओं को समझ आता है कि स्क्रीन टाइम आपका 2 घंटे के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दे दिया, माँ कोई काम करी, ये सो रही तो मोबाइल पकड़ा दिया, वो 2 घंटे से 100% बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा मरियम, मुझे बताएं, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे अच्छे स्कूल की स्कूलिंग बच्चों की स्टार्ट करवाई जाती है अबैकस से। बहुत सारे घरों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे घरों में टॉयज़ की जगह बच्चों को हम ये दे देते हैं, बजाय इसके कि हम टैबलेट दें, हम अबैकस देते हैं। मैं ये चाहूँगी कि वो माएँ जिनके बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट हुए हैं, वो अपने बच्चों को टैबलेट पे पढ़ाने के बजाय, मोबाइल पे सिखाने के बजाय, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, म्यूज़िक बुक है या कौन सी ऐसी चीज़ें आपकी नज़र में कि वो अपने बच्चों को ला के दें और कहें कि इसके थ्रू आपने पढ़ना है, ना कि टीवी पे चीज़ें लगा दें, ना कि मोबाइल पे चीज़ें लगा दें? कलरिंग बुक होनी चाहिए, फिर थ्रेड के थ्रू जो बीड्स हैं डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप्स के, ही और शी हैज़ टू सेटल डाउन, थ्रेडिंग एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चे को घर पे। उसके बाद शेप्स के थ्रू बच्चे को सिखाना चाहिए, कलर्स के थ्रू सिखाना चाहिए। जो एनिमल्स के आपके पास आ जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स के सारे जो आर्टिफिशियल थिंग्स मिलती हैं, उनके थ्रू मदर्स को सिखाना चाहिए। कलरिंग से ग्रिप अच्छी हो जाती है। वाइट बोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, उससे बच्चे का एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, जो बच्चे इंटरेस्ट शो नहीं करते, वाइट बोर्ड एक बड़ी नई सी यूनिक सी चीज़ लगती है और फ्लुएंटली मूव कर रहा होता है ना उसके ऊपर पेन आपका, तो बच्चा बड़ा इंजॉय कर रहा होता है। जितने भी माशाल्लाह मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत 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 कीनली इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। 20 ईयर में मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जितना माँ और टीचर कीनली बच्चे को ऑब्जर्व कर सकती है एज अ साइकेट्रिस्ट, मदर को एक साइड पे रख दे, अगर वो चाहती है कि बच्चा अच्छा पढ़े, तो शी हैज़ टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑल्सो। तो बाकी वो खुद भी मोबाइल का कम इस्तेमाल करे, अगर वो कम करेंगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट भी कम करेगा, उनका बेबी भी कम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ मदर का स्पेंड होना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़। अच्छा मरियम, लास्ट में मुझे एक और चीज़ बताते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे पे माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है। बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, एग्रेड, 100% एग्रेड। मेरे साथ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें मैं ट्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, और वो इनके साथ इंग्लिश में बात करें, इनको आप ऐसे सिखाएं,
इनको आप वैसे सिखाएं, लेकिन अपना जो उनका एनवायरनमेंट है वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो वो बच्चा तो उसी को फॉलो करेगा। टीचर ने 2 आवर के लिए आना है, 1 आवर के लिए आना है, टीचर को उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता। तो मेरी मदर से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर वो हमें कहती हैं तो पहले वो खुद को ठीक करें, अपना एनवायरनमेंट वैसा करें, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उनको, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, एनवायरनमेंट से पिक करता है, एनवायरनमेंट को ही फॉलो करता है। इफ वी विल प्रोवाइड अ गुड एनवायरनमेंट, देन वी विल गेट अ गुड प्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा एनवायरनमेंट देंगे स्टूडेंट वैसा हमें मिलेगा, बेबी हमें वैसा मिलेगा। बिल्कुल मरियम, बेहद शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी माएँ जिनकी ये इशूज़ है कि जी बच्चा ये पढ़ता है तो मोबाइल इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है, उसमें भी माओ का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो जी अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। इस्तेमाल कर लूँ मोबाइल। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, ट्यूशन कल्चर के खात्मे के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम, मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा के लिए फ्री ऑनलाइन अकेडमी कायम कर दी गई है। इस पर रिपोर्ट करेंगी रिदा सिंधु। अब ना होगी डबल फीस की परेशानी, एकेडमी जाने के झंझट की हुई छुट्टी, तलबा घर बैठे ऑनलाइन करें तैयारी। तो हमें साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम करना है। महकमा तालीम पंजाब ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ताउन से ऑनलाइन एकेडमी बनाई, तो 9वीं जमात की तालबा फैसलाबाद की जोहा ने भी लैपटॉप पर शुरू की पढ़ाई। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है, घर बैठ के आराम से पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। ये बहुत अच्छा इन्होंने लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के 7000 से ज़ायद वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, जिसे वालिदैन ने बड़ा रिलीफ करार दे दिया। ऑनलाइन एकेडमी का ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो बच्चे पहले एकेडमीज़ में जाते थे, इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं हुआ करती थी, तो बच्चे अब घर बैठ के इस ऑनलाइन सिस्टम से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, घर बैठ के पढ़ाई करते हैं, और हम लोग हर वक्त उन पर नज़र रखते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तैयारी जांचने के लिए तलबा के लिए मॉक इम्तिहानात की सहूलत भी फराहम की गई है। फ्री ऑनलाइन एकेडमी के क़याम से न सिर्फ वालिदैन को भारी फीसों से छुटकारा मिला है, बल्कि तलबा भी घर बैठे क्वालिफाइड असातिज़ा से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके औरंगी में 9 साला बच्ची का अगवा कर मोहल्लेदार ही निकला। बच्ची को चीज़ मंगवाने के लिए बुलाया और मुर्गी के पिंजरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है। अच्छा जी, खेल और सकाफत 2 ऐसे शोबाजात हैं जो माशरे को सेहतमंद और आने वाली नस्ल को अपनी रवायात से रूशनास कराते हैं। हमारे नुमाइंदे खिजर आजम, उन्होंने गुलबर्ग कराची में वाक़ मरकज़ खेल और सकाफत पर एक रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। खेल कूद के लिए वैसे तो आप किसी भी मैदान या सड़क का इंतखाब कर सकते हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो खेल और सकाफत के लिए मुख्तस होती हैं, और आज मैं आपको लिए चलता हूं गुलबर्ग कराची में वाक़े मरकज़े खेलो सकाफत, जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जारी हैं जिनको देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। मरकज़ी खेलो सकाफ़त का इफ्तिदा 1985 में साबिक़ नाज़िम कराची अब्दुल सत्तार अफ़गानी ने किया था। ख्वाब यही था कि यहाँ से कराची के बच्चे अच्छी तरह परवान चढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। फिर कुछ यूँ हुआ कि खेल के मैदान पर कुछ लोगों ने नज़र जमा ली और खेल की सरगर्मियों के बजाय शादी ब्याह की तकरीबात होने लगी। अदालती अहकामात आए और खेल के मैदान पर शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई, मगर साथ साथ एक हुक्म और भी था कि तमाम मैदानों को दोबारा से खेल की सरगर्मियों के लिए बहाल किया जाए। फिर क्या हुआ, ये भी देख लीजिए। तो ये है वो एक्टिविटी जिसका जिक्र मैंने रिपोर्ट के इब्तिदाइये में किया था। हर तरफ कचरा ही कचरा, बदबू और गलाजत का ढेर है ये जगह अब कचरे का डंपिंग स्टेशन बना दी गई है, जहाँ पर सेहत अफजा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी।
जॉगिंग ट्रैक होना चाहिए था, वहाँ सांस लेना भी मुहाल बन गया है। तो ये है मरकज़े खेलो सकाफ़त की कहानी। आप भी मेरी तरह मायूस हो गए होंगे, मगर वो कहते हैं ना कि मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण मौजूद होती है। हमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मायूसी अपनी जगह, लेकिन ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप तो यही कहता है कि हम कचरा हो या कुछ भी हो, हमें अपने खेल से लेन देन है। हमें तो हमारा जज्बा है कि हमें खेलना है, हमें एक प्लेयर बनना है, हमें अपने क्लब के लिए, हमें अपने टीचर्स के लिए कुछ करके दिखाना है। हम जब इस फील्ड में आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएं इससे। हमारे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम कभी उम्मीद नहीं हारते। बस हमारी यही एक उम्मीद है कि यहाँ से कचरा वचरा उठ जाए ताकि और बच्चे आएँ यहाँ पे खेलें सीखें, ना कि कचरा देख के यहाँ से चले जाएं। बैडमिंटन कोर्ट यहाँ मौजूद हुआ करता था, लॉन्ग टेनिस कोर्ट यहाँ मौजूद हुआ करता था। जहाँ अब कचरा कुंडी बनी है लॉन्ग टेनिस कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट जो है वो टूट फूट का शिकार है। मैंने इसको बड़े अच्छे हालों में देखा है, तो ये बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ से बहुत सारा टैलेंट आ सकता है। हमारे पास स्टिल यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं इसी एकेडमी में। मुझे लगता है कि शायद अगर ये जगह सुधरी तो हमारी वजह से सुधरेगी। होप फॉर द बेस्ट। छः एकड़ के रकबे पर मुख्तस ये तबाहाल मरकज़े खेलो सकाफ़त, मगर उम्मीद की किरण 1000 गज़ के इस टुकड़े में मौजूद है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खज़र आज़म, समा, कराची। चलिए, खज़र ने रिपोर्ट का बहुत अच्छा अख्ताम किया कि उम्मीद है, लेकिन यहाँ इस मरकज़ में ना खेल रहा ना सकाफ़त। आज के प्रोग्राम से इतना ही। दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।